लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। आगे क्या होना है, किसकी सरकार बन रही है और कब बन रही है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। इसके साथ ही कुछ एनालिसिस उत्तर प्रदेश को लेकर भी होगी और बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट प्रशांत कुमार सिंह जी। मैं शक्ति प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, परिणाम आ गया है, आज बैठक भी हो रही है, एनडीए की बैठक, इंडिया गठबंधन की बैठक। तो कमोबेश ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नीतीश कुमार दोनों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया और अनाउंस भी कर दिया और आज बैठक में भी गए हैं। ऐसे में क्या आपको दिख रहा है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? और जो कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कयास तो नहीं कहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि 8 तारीख को शायद शपथ लेंगे। तो ये कितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी? जी, इसमें है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का ये जो एनडीए है उनका संसदीय दल का बैठक, पूरे एनडीए का बैठक होगा 7 तारीख को। उसमें नेता औपचारिक रूप से चुना जाएगा। संभावना ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, इसलिए कि ठीक है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों बड़े दल हैं एनडीए में। एक 16 सीटों के साथ हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी 12 सीटों के साथ हैं। यदि दोनों बाहर आ जाते हैं तो एनडीए को निश्चित रूप से बहुमत से नीचे आ जाएगी। तो उस स्थिति में वो लोग दौरा तो डाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे इंडिया गठबंधन में भीड़ ज़्यादा है, वो 25-26 दलों का समूह है जी, और सब एम्बिशियस हैं। सब एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस तो आज की स्थिति में एनडीए के लोग भी हो जाएंगे, इसलिए कि 272 का जो मैजिक फिगर है वो बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी 240 पर सिमट गई। तो यहाँ भी बार्गेनिंग होगा और बार्गेनिंग करेंगे लोग, क्योंकि उनको जब सीटें मिली हैं और उनको मौका भी मिला है उस तरह का, परिस्थितियाँ भी उस तरह की आई हैं, तो निश्चित रूप से बार्गेनिंग करेंगे। सब लोग अपना चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये हर पार्टी की, हर नेता की अपना इच्छा होती है, तो उसको दबा नहीं सकते। तो रह गई कि इंडिया गठबंधन में चूंकि भीड़ ज़्यादा है, 25-26 पार्टियां हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बार्गेनिंग करेंगे। तो वहाँ जाके नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी ये बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी उनको रहेगी एनडीए में। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ की पूर्व में देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू का केमिस्ट्री कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो तीसरा मोर्चे के साथ उनका बहुत अच्छा रहा है, वीपी सिंह का टाइम हो या फिर बाद में देवगौड़ा जी का, गुजराल जी का टाइम हो, तो उनका थर्ड मोर्चा के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वाजपेयी जी के टाइम में तो वो एनडीए के साथ थे। जी बिल्कुल। तो उनका या तो तीसरा मोर्चा उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है या फिर एनडीए बीजेपी जी। तो कांग्रेस नहीं रहा। और कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद कभी भी गैर कांग्रेसी को नहीं देना चाहेगी। आज की स्थिति में यही है स्थिति। अगर ऐसा रहता कांग्रेस के यहाँ तो वो पूर्व में नीतीश कुमार जी को भागने का मौका ही नहीं देती। बिल्कुल, कन्वेनर का पद भी नहीं ऑफर किया गया और नाराज होकर छोड़ के चले गए। और ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। कन्वेनर की बात आई तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि 12-12 कन्वेनर हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्थिति ये बनती दिख रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये पूरा अगर देख लिया जाए, एनालिसिस कर लिया जाए अगर इलेक्शन को, उत्तर प्रदेश की बात हमने की है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेंट हुआ। सारा एग्जिट पोल फेल हो गया और परिणाम जो आया, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि ऐसा परिणाम तो हमने सोचा भी नहीं था। और शायद वो जो डेंट लगा है उसी का असर है कि बीजेपी का संख्या मैजिक नंबर तक नहीं पहुंच पाया। जी बिल्कुल। यूपी, राजस्थान, थोड़ा मोड़ा हरियाणा कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का बहुत कम सीट है, 10 सीट है, उसमें से 5 सीट चला गया। तो और पश्चिम बंगाल में जो उम्मीद थी उससे बहुत कम आया, जो पहले थे 18 उससे भी बहुत कम आया। तो ये झटका तो बीजेपी का ज़बरदस्त लगा है। लेकिन यूपी में क्यों? यूपी में बहुत ज़्यादा झटका लगा। तो इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो है कि अफवाह जो फैला, इवन अरविंद केजरीवाल जी जैसा बड़े कद का नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब में उनका शासन, और इतने बड़े कद का नेता, उन्होंने कई बार रिपीट करके कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मिलकर इनको हटा देंगे।
तो एक राजपूत में आक्रोश पैदा किया गया, राजपूत जाति में। दूसरा कि पुरुषोत्तम रूपाला का कुछ स्टेटमेंट आया जो राजपूत जाति को सूट नहीं किया। तीसरा कि एक रविंद्र सिंह भाटी हैं राजस्थान में, उन्होंने भी एक एंटी बीजेपी स्टैंड अपना लिया, रास्ता अपनाया, और उनको काफ़ी मीडिया में कवरेज मिला, बहुत ज़्यादा मिला। तो ये सारे फैक्टर मिल के कुछ ऐसा एक्यूमुलेटिव हुए कि यूपी में राजपूत जात में एक शंका बनी और राजपूत जात बिखर गया। और जाटव वोट का भी तो जी वो भी आ रहे हैं। एक राजा भैया हैं राजपूत के काफ़ी मतलब ये प्रभावशाली नेता, वो भी लास्ट टाइम में, चूंकि उनका पहले विधानसभा में उन्होंने काफ़ी गुणगान किया था योगी आदित्यनाथ जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि राम मंदिर बना अयोध्या में, भगवान राम का ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक वो सपा के ओर झुक गए। तो एक चीज़, ये सब चीज़ें कुल मिला के इनको घाटे का सौदा हुआ। दूसरी चीज़ कि जाटव वोट ही नहीं, जाटव के साथ साथ जाटव की चूंकि काफ़ी अच्छी संख्या है यूपी में और उसके बल पर उनका कोर वोटर है बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का, तो वो काफ़ी वो वोट जो है सपा की तरफ गया। उनका यानी मायावती के कमजोर होने का एक परसेप्शन बना और उनका जाटव वोट समाजवादी पार्टी में चला गया, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो अयोध्या का सीट हार जाना तो अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से संकेत है बीजेपी के लिए। तो वहाँ क्या वजह हो सकती है? वहाँ भी जातीय समीकरण, जातीय समीकरण, बिल्कुल। आप देखिए ज़्यादा पूर्वांचल और मध्य यूपी में ज़्यादा घाटा हुआ, नुकसान हुआ है, क्योंकि संविधान की बात भी लोग करने लगे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल परसेप्शन हुआ और ओबीसी या फिर दलित या जाटव जिसको बोल रहे हैं, वो खास वर्ग जो है जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोटिंग हुआ वहाँ उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इलाइट क्लास जो है बहुत कम होता है, संभ्रांत क्लास वो संख्या में बहुत कम होते हैं, उनका वोट भी डालने की कैपेसिटी कम होती है। तो वो नाराज थे कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर मोदी जी के पीएमओ में ज़्यादा हो गया था, जो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए था, रहना चाहिए था। लेकिन उनकी बहुत महत्व नहीं है, उनकी संख्या कम है। लेकिन एक अग्निवीर, इसने इसके बारे में जो भ्रम था लोगों के बीच में, उस भ्रम को निवारण नहीं किया गया सरकार की तरफ। तो सर आप जो बोल रहे हैं, जो परसेप्शन है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं था, जिस पैटर्न पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद पीएमओ कंट्रोल्ड सारा कुछ होता था, तो क्या अब चूंकि कोalition गवर्नमेंट बन रहा है, कोalition गवर्नमेंट पहले भी था लेकिन संख्या बल खुद के बल पे जादुई आंकड़ा पार था बीजेपी का, अब वैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या गवर्नेंस, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो गवर्नेंस के अंदाज में, उसके नेचर में कुछ बदलाव होगा, हार्ड डिसीजन नहीं लिए जा सकेंगे? देखिए इसमें है कि हार्ड डिसीजन तो चूंकि अब बिना अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लिए नहीं ले सकते हैं, तो सबको विश्वास में लेने के बाद ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब पहली बार नरेंद्र मोदी जी के अपने राजनीतिक जीवन में, चूँकि मुख्यमंत्री भी रहे तो बहुमत के साथ रहे, 12 साल या 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो बहुमत के साथ रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और प्रधानमंत्री भी 10 साल रहे तो पूर्ण बहुमत के साथ रहे, 282 और 303 के साथ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पहली बार 240 के साथ उनको अलायंस पार्टनर्स पर निर्भर रहते हुए शासन चलाना है, तो अपने आप को एक नई परिस्थिति में उनको ढालना होगा। हम समझते हैं लोगों का जो भी धारणा हो या जो भी उनके बारे में धारणा क्रिएट किया गया हो, मैं थोड़ा सा अपना एक व्यक्तिगत धारणा अलग रखता हूँ। मोदी जी, आप अमित शाह से कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको मिलने में 4 दिन 5 दिन लग जाए। आप कोशिश करके देखिए, मोदी जी से सुबह आपने फ़ोन किया, शाम को आपको रिंग बैक आ जाएगा। इतना सर्वसुलभ है। जितना धारणा है कि बहुत कठोर है, नहीं है। जितना धारणा है कि बहुत एकाधिकारवादी हैं, मोनोपोली वाले प्रकृति के हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वसुलभ व्यक्ति हैं। चूँकि प्रधानमंत्री का पद ही इतना ज़्यादा व्यस्तता वाला है कि समय का अभाव तो निश्चित रूप से रहता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत हम सामान्य लोगों को देखे हैं कि उनसे कोशिश करते हैं तो वो मिल लेते हैं। लेकिन एक बात जो लोगों के जहन में रहती है, ऐसा एक परसेप्शन बना कि मोदी जी के मतलब उनके जो अंदर में जो मंत्री थे, उस मंत्रालय में भी पीएमओ का हस्तक्षेप होता था। क्या ये सही है? जी, ये बात सही है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हस्तक्षेप इसलिए हो रहा है कि वो कुछ आपकी नहीं चलने देना चाह रहा है, गवर्नेंस के लिए होता था। हाँ, उनको ये लगता था कि उसमें स्पीड ज़्यादा होना चाहिए,
उसकी क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर उनको इसलिए रहता था। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, और जो गवर्नेंस का उनका अंदाज है उसमें कुछ बदलाव होगा, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारा चीज़ बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। वो अपने आप को ढालने में भी बहुत इसमें उनकी काफ़ी अनुभव है। चूँकि ज़मीन पर भी वो आदमी काम किए हैं, आरएसएस के प्रचारक के रूप में गांव-गांव घूमना, ज़मीन पर बैठना। तो ये जो परसेप्शन आ रहा है इंडिया की तरफ से कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हो सकता है अभी एनडीए के साथ हों, लेकिन अगर उनका जो इंटरेस्ट है या वो जो चाहते हैं उस तरह से अगर काम नहीं हो तो फिर इनके लिए एक संभावना का द्वार खुला रहेगा। बिल्कुल, अगर ये लोग अलायंस पार्टनर्स सब नाराज होंगे तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को एक मौका मिल सकता है कि इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या ऐसे भी हटाकर या उनके पार्टनर्स को खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को अपने तरफ लाकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जिसे वाजपेयी जी का शासन चलता था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर लिया गया कि भाई इससे बाहर ना भाजपा जाएगी ना अन्य दलें और सहयोगी दलें जाएंगी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोग तय कर लेंगे और उसमें अलायंस पार्टनर्स को खास करके ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तो उनको भी संतुष्ट रखते हुए या संतुष्ट रखने की कोशिश करते हुए अगर चलाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो चुनौतियां कई हैं और चुनौतियां अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।